एवरीवन, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपकी 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर्स और बहुत सारे चैप्टर्स के हमने किए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8 जो नक्शों वाला है, यहाँ ये 3 वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ और मैंने एक पूरा पेपर भी अपलोड कर रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप लोग देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बात बन जाए कि हमें किस तरह का पेपर मिलने वाला है और हम उसको कैसे करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 यानी कि यूनिट 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग थे। तो बच्चों, इसका आंसर है रेशम मार्ग। अगला प्रश्न देखिए, 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशु में फैल गई थी? रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी फैल गई थी। 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? नई दास प्रथा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा अमेरिका पर, यानी कि अमेरिका पर। 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यूरोप था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया? अफ्रीका को। भारत से विदेशों में ले जाया जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? उनको कहा जाता था गिरमिटिया। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी जुलाई 1944 में। समूह 77 यानी G77 में कौन से देश संगठित हैं? विकासशील जो देश हैं उनके लिए समूह 77 या G77 जो है वो एक संगठन बनाया गया है। वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे, कहलाते थे। अभी हमने पढ़ा था रेशम मार्ग। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती निम्न में से कहां पर बसाई गई? पंजाब में बसाई गई। 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया? अफ्रीका महाद्वीप को बांट लिया। रेंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्न में से किस महाद्वीप में फैली थी? अफ्रीका महाद्वीप में। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पहले भी आ चुका है। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहते थे? गिरमिटिया। तो इसको याद कर लीजिए कि भारत मंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 में महामंदी आई थी। G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? तो विकासशील देशों का समूह है। देखिए 3-4 क्वेश्चन हैं जो बारी बारी रिपीट हुए हैं। एक ये G77 जो विकासशील देशों का समूह है, ये एक महामंदी 1929 में आई। फिर गिरमिटिया जो अनुबंधित श्रमिक होते हैं जो भारत से विदेश ले जाए जाते थे उनको गिरमिटिया कहते थे। और रेशम मार्ग वाला जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे। 18वीं सदी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। 1890 ईस्वी में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। विश्व युद्ध आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण है सिल्क मार्ग। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाजों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी। सदी की मजदूरों की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया। वर्ष 1931 में विश्वव्यापी महामंदी अपने चरम पर थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। हौसे मेला का आयोजन त्रिनाद में किया जाता था। वृहद उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। मंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियमसन ने किया। अमेरिका में गुलाम अफ्रीका से लाए जाते थे। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्डलिफ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात चीन को करती थी। भारत में कैनाल कॉलोनी पंजाब प्रांत में बनाई गई। पास्ता को इटली में अरबों द्वारा लाया गया था।
भारत से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाए गए। लॉ द्वारा ब्रिटेन में मक्के का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना 1957 में हुई। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया मजदूरों की व्यवस्था 1921 वर्ष में खत्म की। गिरमिटिया अनुबंधित को कहा जाता था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। अब कुछ प्रश्न हम अति लघुतरात्मक प्रश्न कर लेते हैं इसी चैप्टर के। सिल्क मार्ग से आप क्या समझते हैं? आधुनिक काल से पहले के युग में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क दुनिया के सुदूर भागों से होता था, उनको सिल्क मार्ग कहा जाता था। वैश्विक दुनिया बनाने के क्या तत्व थे? व्यापार, पूंजी, काम, माल का वैश्विक विनिमय की तलाश में लोगों का प्रयास आदि वैश्विक दुनिया बनाने के तत्व थे। प्राचीन अतीत में राष्ट्रों को आपस में समन्वय स्रोत क्या थे? यात्री, पुजारी, व्यापारी एवं आध्यात्मिक स्रोत थे। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया के अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के बीच में एकीकरण को बढ़ाना है। तो सालों से पूर्व हमारे पूर्वज कौन से खाद्य पदार्थ को नहीं जानते थे? ये क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, किसको नहीं जानते थे? आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद इत्यादि। भारत में आलू कौन से देश से आया था? अमेरिका से आया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। यूरोप के किस देश में और कब आलू का अकाल पड़ा था? आयरलैंड में पड़ा था 1845 से लेके 1849 के बीच में। कौड़ी क्या थी? पूर्व आधुनिक समय में कौड़ी एक मुद्रा थी जो कि सागर की कौड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अर्थशास्त्र के 3 प्रवाह बताइए। तो 3 प्रवाह आप याद कर लीजिए, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। कॉर्न लॉ क्या था? ब्रिटिश सरकार ने कानून पारित किया जिससे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, उसको कॉर्न लॉ कहते थे। रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग मवेशियों को होने वाली एक बीमारी थी जो 1890 में अफ्रीका में फैली थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आपको इसमें मैंने रिपीट करवाया है बारी बारी कि रिंडरपेस्ट क्या थी। ये 1890 में अफ्रीका में फैली और जानवरों में फैली, ठीक है ना। तो ये एक प्लेग था एक तरह का। वह क्या तकनीक थी जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था? रेफ्रिजरेशन जहाज, उसमें ले जाया जाता था। सांस्कृतिक मिश्रण क्या है? जब 2 या अधिक संस्कृतियां आप परस्पर जुड़कर एक नई संस्कृति को उत्पन्न करते हैं तो उसको सांस्कृतिक मिश्रण कहते हैं। चटनी म्यूजिक कहाँ मशहूर था? त्रिनिदाद एवं गुयाना में। इसको याद करिए नाम को, त्रिनिदाद एवं गुयाना में चटनी म्यूजिक मशहूर था। हौसे से आप क्या समझते हैं? त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सव बना दिया जिसे हौसे नाम दिया गया था। कारी श्राफ और नट्टू कोटई चिट्टीवारा कौन थे? तो ये दोनों मशहूर बैंकर एवं उद्यमी थे जो एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। उन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए जिनके पूर्वज अनुबंधित मजदूरों के वंशज थे। तो शिवनरैन चंद्रपाल एवं रामनरेश सरवन। प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या था? 1914 से 1918 तक। अमेरिका में वृहत उत्पादन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी फोर्ड। विश्व की प्रथम वृहत उत्पादित कार का नाम बताइए। टी मॉडल फोर्ड। वापस से याद कर लीजिए, टी मॉडल फोर्ड। महामंदी का समयकाल क्या था? अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था ना कि महामंदी कब पड़ी थी? 1929 में पड़ी थी और कब तक चली? 1932 तक चली। उस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने कहा कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिली। जॉन मेनार्ड किन्स। अमेरिका में हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था में ज़्यादातर अमेरिकी कार व अन्य सामान उधार पर लेते थे व उनकी कीमत साप्ताहिक व मासिक किश्तों में करते थे। धुरी शक्तियां कौन सी थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया? 3 थी बच्चों, जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र के नाम बताइए जिन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया था। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। इन चारों ने ये मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया था। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। उन 2 वर्चस्वशाली ताकतों का नाम बताइए जिनका उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। अमेरिका एवं सोवियत संघ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। वे कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, ये 2 हैं
जिनको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप नाम याद करिए, क्या क्या लिखेंगे आप। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक। विश्व बैंक का पूर्व नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं? अनौपनिवेशीकरण का अर्थ उपनिवेशों को आज़ादी देने से था। और अनौपनिवेशीकरण कब और कहाँ शुरू हुआ? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 और 60 के दशक में एशिया और अफ्रीका का अनौपनिवेशीकरण हुआ। NIEO क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विकासशील देशों को अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास करने के लिए अधिक सहायता मिल सके, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों में बाजारों में पहुंचाने के लिए बेहतर पहुंच मिले। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, G77 से क्या आशय है? यह एक विकासशील देशों के समूह को दर्शाता है। इसमें 77 देशों के सदस्य हैं जो अपने सामान्य हितों का गठन करते हैं। G77 का मुख्य मांग क्या थी? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का गठन करना। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का क्या उद्देश्य था? आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए। कब और कहाँ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था? जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो भी मैंने आपको पहले बताया था, IMF, और दूसरा है IBRD। MNCs क्या है? बहुराष्ट्रीय निगमों यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, एक ही समय में कई देशों में काम कर रही हैं, उनको MNCs कहते हैं। निषेधाधिकार शब्द को परिभाषित कीजिए। निषेधाधिकार शब्द का अर्थ किसी कानून बनाने वाली संस्था द्वारा किए गए किसी निर्णय या प्रस्ताव को अस्वीकार करने के संवैधानिक अधिकार से है। बेगार का क्या अर्थ है? बेगार भारत के कुछ हिस्सों में जबरन मजदूरी की व्यवस्था थी। ऐसे समय में जब भारत एक उपनिवेश था, किसानों को बेगार करना पड़ता था और बिना किसी भुगतान के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पहले CBSE में आए हुए हैं एग्जाम में। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के बीच एकीकरण को बढ़ाना है। इसको माल, सेवाओं और राष्ट्रों के बीच पूंजी के मुक्त प्रवाह पर बाधाओं के हटाने के साथ हासिल की है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि सिल्क मार्ग क्या है और इसका क्या महत्व है। आधुनिक काल से पहले के युग में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क दुनिया से सुदूर भागों से होता था, उनको सिल्क मार्ग कहा जाता था। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से भेजे जाने वाले चीनी रेशम का पश्चिम में क्या महत्व था। धर्म प्रसार में सिल्क मार्ग का क्या योगदान है? बौद्ध धर्म पूर्वी भारत में उभरा और सिल्क मार्ग के द्वारा वह एक कुछ दिशाओं में फैल गया। ईसाई मिशनरी एशिया में इसी मार्ग के द्वारा आए थे। 19वीं सदी तक यूरोप की दो आर्थिक स्थितियां बताइए। यूरोप में गरीबी एवं भुखमरी सामान्य थी। घातक बीमारियां चारों तरफ फैली हुई थी। के केंद्र के रूप में यूरोप के उद्भव के लिए दो प्रमुख कारक बताइए। पहला है चीन का विदेशी अनुबंध के लिए मना करना। दूसरा, यूरोपीय बाजार के लिए अमेरिका में कपास एवं चीनी की खेती करना। कॉर्न लॉ क्या था? उन्होंने कॉर्न लॉ को निरस्त क्यों किया? पहले देखिए, सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी जिस कानून के तहत लगाई उसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने लगी, उद्योग बढ़ने लगे, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप उत्पादों का मूल्य बढ़ने लगा। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दें। कॉर्न लॉ को निरस्त होने का जो प्रभाव था वो क्या पड़ा? ब्रिटेन में बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसान आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर पाए। भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव उजड़ गए तथा किसान शहरों की तरफ पलायन कर गए। परिणाम स्वरूप रेलवे, डाकघर की स्थापना होने लगी। तकनीकी का खाद्य उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ा? दो उदाहरण दीजिए। यातायात तकनीकी खाद्य सामग्री को खेती से बाजार तक शीघ्र लाने के लिए तीव्र रेलवे, हल्के वैगन और बड़े जहाज़ों की सहायता ली जाने लगी।
जो साधारण तथा सस्ते होते थे। रेफ्रिजरेशन तकनीक, जमा हुआ मांस सब्जी जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया बल्कि यूरोप में मांस के दाम गिर गए। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के दो प्रभाव लिखिए। अफ्रीका लोगों ने खानों में एवं खेती में काम करने से मना कर दिया। औपनिवेशिक शक्तियों की औद्योगिकरण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई। मिश्रण से आप क्या समझते हैं? जब दो या अधिक संस्कृति परस्पर मिलकर नई संस्कृति का निर्माण करती है तो उसे सांस्कृतिक मिश्रण कहते हैं। इस संस्कृति का निर्माण अनुबंधित श्रमिकों द्वारा किया गया है। हैदराबाद संधि व्यापारी कौन थे? हैदराबादी संधि व्यापारी व्यापार के साथ साथ धन उधार भी देते थे। दुनिया भर के बंदरगाहों पर उन्होंने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे जहां पर सैलानियों को आकर्षक स्थानीय एवं विदेशी चीज़ें मिलती थी। बंदोबस्त व्यवस्था क्या है? बहुपक्षीय बंदोबस्त में एक देश के मुकाबले दूसरे देश में होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था तथा जापान के साथ घाटे की अवस्था में रहता है। ब्रिटेन बहुपक्षीय बंदोबस्त प्रणाली से अपना घाटा भारत से भरपाई करता था। व्यापार अधिशेष क्या है? जब वर्ष के दौरान देश की कुल आयात का मूल्य वर्ष के दौरान देश की कुल निर्यात से ज़्यादा हो तो उसे व्यापार अधिशेष कहते हैं। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता है। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले घाटे की भरपाई कर लेता था। रिंडरपेस्ट महामारी का क्या प्रभाव पड़ा? इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसी बीमारी ने 90% मवेशियों को खत्म कर दिया था। भारत में हुए व्यापार अधिशेष से देशी खर्चों का निपटारा कैसे करता था? ब्रिटेन अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम द्वारा, दूसरा भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज द्वारा और तीसरा भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन द्वारा। नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय औपनिवेश ने भारतीय कपास उद्योग को कैसे प्रभावित किया? ब्रिटिश सरकार ने व्यापार नीति का अनुकरण किया जिसके अनुसार भारतीय वस्त्र उद्योग की कीमत पर ब्रिटिश वस्त्र उद्योग के हित को बढ़ावा देने का काम किया। भारत से निर्यातित कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1860 में भारतीय किसानों का वित्त का प्रमुख स्रोत क्या था? व्यापारी एवं महाजनों के काफ़ी समूह थे जो मध्य एवं दक्षिणी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। हैदराबादी संधि व्यापारी ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे जहां पर स्थानीय एवं विदेशी वस्तुएं खरीदी जाती थी। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के दो उद्देश्य लिखिए। आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए, औद्योगिक दुनिया में पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट वॉशिंगटन होटल सिटमेंट में जुलाई 1944 को आयोजित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर। वुड्स जुड़वा के रूप में जाना जाता है, इसका क्या उद्देश्य था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के रूप में जाना जाता है। मुद्रा कोष बाह्य अधिशेष इसके सदस्य राष्ट्रों यानी IBRD यानी विश्व बैंक का घाटा था। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में वित्त के साथ सौदा करने के लिए किया गया था। ब्रिटेन वुड्स जुड़वा लाया गया तब कौन सा वर्ष था और संयुक्त राज्य अमेरिका की इसे संचालित करने में क्या भूमिका थी? ब्रिटेन वुड्स जुड़वा 1974 में संचालित किया गया। अमेरिका के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व निर्णयों पर वीटो का एक प्रभावी अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक प्रणाली जोड़ने की प्रणाली है। इस प्रणाली में भारतीय रुपया उदाहरण के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं में डॉलर एक नियत विनिमय दर पर अंकित थे। अब बच्चों, ये विनिमय दर क्या है? विनिमय दर मतलब होता है इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। स्थिर विनिमय दर एवं परिवर्तन विनिमय दर। विनिमय दर क्या है? जब विनिमय दर स्थिर होती है तो उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। लचीली व परिवर्तनशील विनिमय दर क्या है? इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। विश्व अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र था जो महामंदी के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? कृषि क्षेत्र महामंदी के दौरान सर्वाधिक प्रभावित हुआ, और दूसरा क्योंकि कृषि की कीमतों में गिरावट औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में अधिक से अधिक व अधिक लंबे समय तक थी। और आय संयोजन श्रृंखला व्यवस्था क्यों अपनाई गई?
तो आप इसमें से बच्चों बहुत लंबा आंसर है, मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर महामंदी के 2 प्रभाव बताइए। 1828 से 1934 के बीच भारत का आयात व निर्यात आधा हो गया और इसी दौरान गेहूं के मूल्य भारत में 50% तक कम हो गए और इसने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को जन्म दिया। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया है। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में कमी क्यों आने लगी? 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तीनों कारण आप देख लीजिए। पहला है कि ब्रिटेन ने सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाया, इस प्रकार निर्यात बाजार में गिरावट आई। दूसरा, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई। मैनचेस्टर से आए वस्त्रों ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी और मशीन से बने कम सामान सस्ते थे और बुनकर उन सस्ती कीमतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वापस से रेशम मार्क क्वेश्चन आ गया। दुनिया के दूर के हिस्सों के बीच जीवंत एवं आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक अच्छा उदाहरण है, समझाइए। मैं आपको शो कर देती हूँ, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत के वस्त्र निर्यात में गिरावट के किन्हीं 2 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। पहला, इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुए। औद्योगिक समूहों ने सरकार पर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि मैनचेस्टर के सामान ब्रिटेन में बिना किसी प्रतिस्पर्धा का सामना किए बेचे जा सके। दूसरा, भारतीय सूती बुनकरों के लिए निर्यात बाजार ध्वस्त हो गया और स्थानीय बाजार मैनचेस्टर के आयात से भर गया। आयातित सूती सामान सस्ते थे और भारतीय बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद की व्याख्या कीजिए। ये बच्चों मैं आपको शो कर देती हूँ, आप यहाँ से इसको रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके पूरा आंसर पढ़ लीजिएगा। फिर वापस एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंडरपेस्ट का 1819 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के 90% मवेशियों को मार डाला। दूसरा, मवेशियों के नुकसान ने अफ्रीका की आजीविका को नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों की 2 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान लंदन को साफ सुथरा रखने के लिए उठाए गए किन्हीं 2 प्रमुख कदम लिखिए। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के निहितार्थ का वर्णन कीजिए। यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर दिया हुआ है। भारत की आर्थिक प्रभाव यहाँ से नोट कर लीजिए। उसके बाद में नीचे भारत की राजनीतिक स्थिति वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गरीब किसानों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए। 1930 के दशक में यूरोप में आई भारी आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1903 में हनोई के आधुनिक भाग में आई गंभीर समस्या का वर्णन कीजिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। विकासशील देशों ने G77 का आयोजन क्यों किया? 3 कारण दीजिए। 1929 की महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। आप प्लीज़ इनको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में इनके आंसर्स कर सकें। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो, क्वेश्चंस आपको जो आपने नहीं याद किए थे वो आप याद कर पाए हों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।